सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर, मैं चाहूँगा आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनका इंट्रो आप करें। जी, आज हमारा दिल था कि हम अदब, लसानियात और ह्यूमन राइट्स पर बात करें, तो उसके लिए हमने दावत दी हारिस खलीक साहब को। 3 ज़बानों के शायर हैं, ऑथर हैं, HRCP के सेक्रेटरी जनरल हैं और ओपैड राइटर हैं। मतलब अगर मैं सिर्फ गिनवाता चला जाऊं कि वो क्या कुछ हैं तो हमारे 38 मिनट ख़त्म हो जाएंगे। तो हम जो है ना सीधी सर बात शुरू करते हैं पहले ह्यूमन राइट्स से। एक तो आपका वक्त देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का, असद का भी और आपका भी अली। सवाल ये है कि ह्यूमन राइट्स एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ख्याल तो कभी भी यहाँ पर नहीं रखा गया। अच्छा, अब जो है वो दुनिया बैक वक्त सेंसिटिव भी होती चली जा रही है और इनसेंसिटिव भी होती चली जा रही है। मतलब आप देखें कि आज से 10-15 साल पहले अगर मैं आपको बताता कि अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं और सबसे बड़ा वहाँ पर जो इशू होगा वो गाज़ा का होगा, तो शायद आप ना मानते, लेकिन आज ऐसा है। अब वो आप कह लें कि जी वो जेन जी है जो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, जो उसमें बुज़ुर्ग हैं वो नहीं हैं। अब ये जो एक मसला बना है कि कोई भी आप मुल्क उठा लें, मतलब ज़ाहिर है अमेरिका तो एक सुपर पावर है, जो एस्पायरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी अब कहते हैं कि जी अगर वहाँ पे वायलेशंस हो सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब जब इस किस्म की जो तौजीहात आनी शुरू हुई हैं तो उसको ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कैसे देखते हैं? अली, आपके सवाल से जो एक चीज़ बड़ी वाज़े है वो ये है कि मगरिब का और ख़ास तौर पे मगरबी ताकतों का, जब हम मगरिब कहते हैं तो मैं उनके एकेडमिया की, उनकी सिविल सोसाइटी की, उनकी जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, स्टूडेंट बॉडीज़ हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं मगरबी ताकतों की बात कर रहा हूँ। उनका अव्वल दिन से दोहरा मेयार है और ज़ाहिर है कि जो फिर बाकी मुल्क हैं जो उनकी एक तरह से तबाह करते हैं और वहाँ से सीखते हैं और देखते हैं, क्योंकि रियासत से, इक़्तिदार से बहुत कुछ सीखता है। तो छोटे मुल्क बड़े मुल्कों से सीखते हैं, कम तरक्की याफ्ता मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्कों से सीखते हैं। तो वो उनका दोहरा मेयार तो अव्वल दिन से है और वो अब खुल के सामने आ गया है। तो यूक्रेन की जंग में उनको इंसानी हकूक़ की पामाली नज़र आ रही है। हालांकि वो जंग हो रही है 2 मुल्कों के दरमियान। बेशक जंग बज़ाते ख़ुद एक क्राइम है, जुर्म है। वॉर क्राइम्स तो बात की बात है ना। द टर्म वॉर क्राइम्स ऑल्सो is actually a very strange term, oxymoron है। war itself is a crime। तो ये बेसिकली बात ये है कि वो आप 42,000 हलाकतें अब तक हो चुकी हैं, शहादतें हो चुकी हैं फ़लस्तीन में, मगरबी किनारे पे उर्दन के, लबनान, जनूबी लबनान, बैरूत, ईरान और शाम से भी तनाव बढ़ रहा है। तो वो अमेरिका बहादुर को नज़र नहीं आ रहा, वो बरतानिया को भी नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका और बरतानिया दोनों ने जाके यमन में बमबारी कर दी और यूक्रेन नज़र आ रहा है और कुछ लोगों को यूक्रेन नज़र नहीं आ रहा। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यूक्रेन में जो हो रहा है वो नहीं नज़र आ रहा और उन्हें नज़र आ रहा है कि गज़ा में क्या हो रहा है। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। पोलराइजेशन है सारी दुनिया में, किसी हद तक वो नज़रियाती है, मगर नज़रियाती से कहीं ज़्यादा वो ताकत का, क्योंकि सारी दुनिया में अब है तो सरमायादाराना निज़ाम ही ना, बेशक वो चीन ही क्यों ना हो, स्टेट कंट्रोल्ड है लेकिन है तो कैपिटलिज्म। तो वो दोहरा मेयार आपको नज़र आता है। लेकिन जो इंसानी हकूक़ पे एक मैं समझता हूँ सारी दुनिया में जो बशरी हकूक़ होते हैं उन पे बुरा वक्त है और रियासतें मज़ीद सर्वेलेंस बढ़ाती जा रही हैं। सारी रियासतें, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है ये। वो हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं जो उनके अपने दसातीर, अपने दस्तूर और अपने कवानीन के बरखिलाफ़ हैं और वो आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो और ये एक जो दाएं बाजू की मकबूलियत पसंद सियासत है जिस पे को बात करना पाकिस्तान में भी ख़ासा मुश्किल है क्योंकि लोग मुश्तइल हो जाते हैं। वो सारी दुनिया में उसकी जो वेव है वो फस्तायत की वेव के बाद सबसे ख़तरनाक वेव है, जो कि कोई तकरीबन फस्तायत के ख़ात्मे के कोई 75, 70, 60 साल बाद शुरू हुई है, 50-60 साल बाद। अब तो वो दरमियान में है। तो आपको
ब्राज़ील में बोल्सोनारो, अमेरिका में ट्रंप, फिलीपींस में ड्यूटेर्टे को रिप्लेस भी किसने किया? पुराने डिक्टेटर मार्कोस के बेटे ने। और इंडिया में मोदी, रूस में पुतिन, ये आपको नज़र आ रहे हैं और बेशुमार लोग हैं। यूरोप में आपने जिस तरह से देखा, ब्रेक्जिट जिस तरह से हुआ, तो ये राइट विंग पॉपुलिज्म बढ़ती हुई है, नज़र आती है। और हमारे यहाँ भी हमने उसका एक्सपीरियंस देखा है और अभी भी कर रहे हैं कि एक दाएं बाजू की मकबूलियत पसंद सियासत, जिसमें मिसोजिनिस्टिक टाइप के, रेसिस्ट टाइप की जो की जो लैंग्वेज है, जो हेट मॉन्गरिंग है, उसकी वापसी हुई है। पिछले 200 साल में इंसान ने जो कुछ हासिल की थी अखलाकी अक़दार, कुछ इंसानी अक़दार पे काम, ज़ाहिर है कभी भी वो आइडियल सिचुएशन तो कभी नहीं थी, मगर हम आगे बढ़े थे, तो उसको एक पुशबैक है सारी दुनिया में। तो ज़ाहिर है मुश्किल वक्त है। सर जैसे आपने अमेरिका का जिक्र किया, मैं फॉलो कर रहा हूँ, अब तो बहुत करीब आ गए उनके इलेक्शन, तो उसमें जो उनके कोर 7 स्टेट्स हैं जिनके ऊपर मामला फंसा हुआ है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का, वो 1 या 2 पॉइंट की रेस है। तो मतलब एक कम्प्लीटली पोलराइज्ड एक सोसाइटी है। एक चीज़ जो अक्कासी करती है पिछला इलेक्शन और इस इलेक्शन को अमेरिका की पाकिस्तान से, वो ये कि पिछला इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप हारा और जो बाइडन प्रेसिडेंट बना, तो उन्होंने तस्लीम नहीं किया इलेक्शन को कि ये गलत हुआ, ये इलेक्शन के बाद, जैसे हम हमेशा करते हैं। इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डबल डाउन कर रहा है और कह रहा है जी कि ये तो हैं ही चीटर्स, आपने चीटिंग भी पकड़नी है, आपने वोट भी करना है, और क्योंकि ये चीट करके आ जाते हैं और मैं तस्लीम नहीं करूँगा इलेक्शन रिजल्ट्स को। ये अमेरिका जैसी जमहूरी निज़ाम के अंदर ये बात हो रही है। तो फ्रॉम अ ह्यूमन राइट्स परस्पेक्टिव, एक शख्स अगर निकला है अपना वोट एक्सरसाइज करने के लिए, और दुनिया की सबसे बड़ी जो जमहूरियत जो कहा जाता है, वहाँ पे अगर ये निज़ाम बन गया, डू यू थिंक इट्स बिकॉज ऑफ जो राइट विंग पॉपुलिज्म की आप बात करें, या वैसे ही जो हम अब पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे बाशूर हुए हम 2014-15 के बाद, क्या उनके जो अवाम है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने मोटिवेट किया है, वो भी अब सियासी तौर पे बाशूर हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि यार इलेक्शन तो छीने ही जाते हैं? देखिए, ये तो ट्रंप खुद भी तो उसी अशराफिया से आए हैं ना, जिस अशराफिया को वो बुरा कहते हैं। ट्रंप से ज़्यादा अमीर लोग तो कम ही है ना अमेरिका में, तो पाकिस्तान में भी वही सूरत हाल है, इंडिया में भी वही है। ये इनका देखें, इनका इकोनॉमिक मॉडल तो सबका न्यू लिबरल मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म का मॉडल है, इन सब का, ये जितने भी जिनकी लोगों के। इसीलिए मैंने इनको राइट विंग सिर्फ मज़हब के बुनियाद पे नहीं कहा। मतलब मोदी तो मज़हब को भी इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान में भी मज़हब इस्तेमाल होता है, लेकिन पुतिन तो मज़हब को इस्तेमाल नहीं करता, ट्रंप करता है। लेकिन ब्राज़ील में या बोरिस जॉनसन था, तो वो उस तरह से मज़हब का इस्तेमाल नहीं है जैसे हमारे मुल्कों में। लेकिन अर्दवान मज़हब का इस्तेमाल करता है, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, इन्होंने दुनिया में एक तरह की वेव आई है, ये एक तरह का आप उसे समझें कि ये एक बैकलैश है टू, फॉर एग्जांपल इन अफ्रीकन अमेरिकन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो बड़ी खौफनाक तकलीफ पहुंची वाइट सुप्रेमिसिस्ट्स को, दाएं बाजू के जो बाइबल बेल्ट जो है, बाइबल बेल्ट और अक्रॉस कुछ खामोश छुपे हुए भी हैं, तो कि यार ये एक स्याफाम आदमी प्रेसिडेंट बन 2 टर्म्स, वो भी 2 टर्म्स। तो उसके बाद फिर ट्रंप को तो आप देख लेंगे किस तरह से वो हुआ है। जहाँ तक इलेक्टोरल सिस्टम्स का ताल्लुक है, उसमें बहुत फ्लॉज हैं, सारी दुनिया में फ्लॉज हैं, वीकनेसेस हैं उसमें। लेकिन ये उसी तबके से लोग यानी बीजेपी कौन सी कोई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, राइट विंग की पार्टी है। राइट विंग की यही सारे अंबानी और मित्तल और इन्हीं की ग्रोथ, टाटा, इन्हीं के ज़रिए से ग्रोथ में यकीन रखती है ना। मैं नहीं कह रहा कि कोई इस तरह से ग्रोथ होना कोई बहुत काबिले नफरीन बात है, नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ के बाद नहीं होती, तो वो आपको इन सब का इकोनॉमिक मॉडल भी एक ही है। और ये जो एक ही इकोनॉमिक मॉडल है, उसके बाद ये जो पॉपुलिज्म का राइज जो हम कहते हैं हुआ है, तो कि इसका लोगों के शऊर से नहीं, उनकी कमिलमी से ताल्लुक़ है। क्योंकि तालीम हासिल कर लेना या स्कूल जाना तालीम हासिल करना नहीं होता है सिर्फ। तो ना, यानी खानदगी जो लफ्ज़ में ढूंढ रहा था कि वो मार्क ट्वेन कहता था कि मैं आई हैव नेवर लेट माई स्कूलिंग डिस्टर्ब माई एजुकेशन। तो ये कॉन्शियस एक पूरा और मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, जो चोम्स्की का काम है कि कंसेंट कैसे मैन्युफैक्चर होता है। फिर जो बेसर इंस्टिंक्ट्स होती हैं आपकी, जो जिबिल्लत होती है, बुनियादी जज्बात होते हैं, उनको कैसे हवा देनी है, फिर ये कैसे साबित करना है। डिस्क्रेडिट करते चले जाते हैं आप, हर इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट करते हैं और हर अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को डिस्क्रेडिट करते हैं। वो हमारे यहाँ और तरह से होता है। हमारे यहाँ उसमें हमारी जो परमानेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट हैं, वो एक बुनियादी किरदार अदा करते रहे हमेशा। अमेरिका में भी करते हैं,
बरतानिया में भी करते हैं और तरह से करते हैं, लेकिन उनको फिर ये इस तरह के इंडिविजुअल्स वहाँ पैदा होते हैं जो ये साबित करते हैं कि सब गलत है। तो एक वैक्यूम तो है, देखिए एक मॉरल क्राइसिस तो क्रिएट किया है ना डेमोक्रेसी ने, लिबरल डेमोक्रेसी ने। मॉरल क्राइसिस ये है कि वोट तो सबका बराबर है लेकिन रोज़गार सबके लिए नहीं है। वोट सबका बराबर है लिबरल डेमोक्रेसी में, मगर तालीम सबके बच्चों के लिए एक जैसी नहीं है। सेहत के बुनियादी जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती हैं। तो ये मसाइल हैं जिसके नतीजे में ये आपको पॉपुलिज्म बढ़ता हुआ नज़र आता है। और दूसरा एक मॉरल वैक्यूम करप्शन की सूरत में भी है, चूँकि बहुत ज़्यादा लिबरल डेमोक्रेसीज़ में भी और सोशल डेमोक्रेसीज़ में भी जो इक़्तिदार में लोग रहे हैं उन्होंने ज़ाती मुनफ़ियत के लिए बहुत सारे काम किए हैं। सब ने नहीं किए, हमारे यहाँ 85 से ये काम शुरू हुआ, 85 से पहले इतना ज़्यादा नहीं था। अयूब खान को क्रिएट करने पड़े थे मसाइल, लेकिन 85 के बाद तो मौजूद है ना तमाम सियासी जमातों में, आपको नज़र आता है। तो ये बाहर भी हुआ है, तो लोगों का एतमाद थोड़ा सा, जो आप जेन ज़ी की बात करें, उनका एतमाद कम हुआ है। दूसरे उनको मुसलसल ये फीड कराया गया है। ये जितने राइट विंग पॉपुलिस्ट हैं इनमें जमहूरियत में कोई यकीन नहीं रखता माजरत के साथ। हालांकि आजकल बहुत सारे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी वो कहते यही हैं कि हम तो जमहूरियत के लिए करते हैं, जमहूरियत में नहीं है। ट्रंप आ जाएगा तो वो ये चाहेंगे कि ताहयात रहे, मोदी के चाहने वाले ये चाहते हैं वो ताहयात रहे। तो इलेक्शन को तस्लीम करना ना करना वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। तो आपने तय कर लिया है कि जो मैं समझ रहा हूँ वो दुरुस्त है और इख्तलाफ राय की कोई गुंजाइश नहीं है। और सारी दुनिया में मुकालमा पीछे गया है। मुकालमा पीछे जाने की वजह से अदराइजेशन बढ़ी है, आप दूसरे को, और फिर उसके बाद इंटॉलरेंस बढ़ती है और फिर तशद्दुद जन्म लेता है, जो आप देख रहे हैं सारी दुनिया में। अच्छा, ये आपने कहा कि ये एक फस्तायत की वेव आई हुई है। अच्छा, ये वेव शायद आपने कहा कि अपने मिड में है, तो ये जब वेव ख़त्म होगी तो क्या हम बिल्कुल वहीं पे खड़े होंगे जहां हम खड़े थे जब ये वेव पिछली दफ़ा आई थी, या हम उससे थोड़ा सा आगे ही होंगे? कि मतलब ज़िंदगी का जो सफ़र है वो बिल्कुल ही गोल दायरे में चलता है या थोड़ी सी प्रोग्रेस आप करते रहते हैं? नहीं, देखें, हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, बट देयर आर पैटर्न्स ऑफ हिस्ट्री दैट रिपीट इटसेल्फ। तो इवेंट बिल्कुल वैसे ही नहीं होते कि जी तारीख़ अपने आप को दोहराती है। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बात इंटायरली दिस इज़ करेक्ट, बट देयर इज़ एक और थियरी है कि जो पैटर्न्स हैं वो आते हैं। तो वो माशी जो बहरान पैदा होता है सारी दुनिया में। और देखिए ट्रम्प का ख्वाब क्या है? ट्रम्प ने ख्वाब एक अमेरिकन वाइट अमेरिकन को, या जो उसके कोलैबोरेटर्स हिस्पैनिक्स भी हो सकते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन भी हैं, साउथ एशियंस भी हैं, उनको ये ख्वाब दिखाया है कि जी ये सारी इमिग्रेशन मैं बंद कर दूंगा और ये जितनी जॉब्स हैं तो आप करेंगे। जो क्योंकि बेरोज़गारी है, अमेरिका में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, कोई इक्वल सोसाइटी तो नहीं है ना। तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन 4 साल में ट्रम्प के ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान में भी जब पीटीआई आई है 3.5 साल के लिए पावर में, तो लोग भूल जाते हैं, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, तो वो कोई दूध और शहद की नहरें तो नहीं बहीं। या मोदी ने भी जब जो प्रोग्रेस हुई वहाँ पे अमीर तर हुए। मोदी साहब ने खैर और भी कुछ काम किए हैं, मतलब वो समझना चाहिए कि उन्होंने लोगों तक कुछ बिजली पानी गैस वगैरह पहुंचाने की कोशिश की है, सड़कों का जाल बिछाया है। लेकिन आप 10-15 साल जब इक़्तिदार में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप करते हैं। तो पीटीआई ने भी कुछ ना कुछ तो किया था, लेकिन फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते, क्योंकि जो निज़ाम है आपका, जो आपकी जो पॉलिटिकल इकॉनमी जिस तरह चल रही है और जिस तरह से वो डिफाइंड है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब आपकी जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, उनके इकनॉमिक प्रोग्राम्स में क्या फ़र्क है? तो अगर इकनॉमिक प्रोग्राम्स में फ़र्क नहीं है तो बेशक जो है वो कोई भी आ जाए तो करना तो सही यही है। मतलब इन बड़ी जो जमातें हैं आपकी समझ लें कि 3 बड़ी जमातें हैं, 3-4 छोटी और जमातें हैं, 5-7 और हैं, को 15-20 जमातें जो पार्लियामेंट में हैं या जो आपको नज़र आती हैं, उनमें से मुआशी प्रोग्राम किसका मुख्तलिफ है जो इलेक्ट हो गया है? अब तो सिर्फ ये दावा रह गया कि मैं दूसरे से ज़्यादा ईमानदार हूँ, प्लान तो कोई भी नहीं। ईमानदार तो बात यह है कि सरमायादाराना निज़ाम में करप्शन इनहेरेंट होता है। अब आप कहेंगे कि मेरा पुराना सोशलिस्ट जाग गया है, लेकिन इनहेरेंट है। कैपिटलिज्म, क्रेडिट इकॉनमी, उसमें ये चीज़ें, लीकेजेस, उसको सिर्फ वो करते हैं रेगुलेट। बाकी तो दुनिया की कोई ऐसी कैपिटलिस्ट मईशत नहीं है जिसमें ये सूरत हाल ना हो। और वैसे हमारे यहाँ तो खैर ढेर लगा दिया है,
वो एक अलहदा बात है कि हमने तो कुछ हद से ज़्यादा, हम तो अभी कैपिटलिज्म में भी पूरी तरह, मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न इकोनॉमी में पूरी तरह दाखिल भी नहीं हुए हैं। और ये आजकल ज़रा पाकिस्तान में करप्शन ज़रा ज़्यादा बड़ी गाली बन गया है, वरना अदरवाइज़ तो ये जो डेमोक्रेसी है इसमें तो अक्सर जगहों पे ये कहा जाता है, बल्कि ना भी हो डेमोक्रेसी, जो कैपिटलिज्म है इसमें कहा जाता है कि जी करप्शन अगर कहीं पे हो तो उससे वो तो ग्रीस का काम करता है, उससे तो फाइलों को पहिए लग जाते हैं, सो आपकी डेवलपमेंट, आपकी तरक्की तेज़ हो जाती है। तो ये कोई इतनी बुरी चीज नहीं है शायद। उसको एक यूफोमिज्म दे देते हैं फीस के नाम का कि मतलब इट्स नॉट करप्शन, एक फीस है। हाँ, वो कहते हैं कमीशन है, किकबैक है, किकबैक है। लेकिन देखें वो कोई बात ये है कि वो मैंने आपसे यही अर्ज किया ना कि आपके जो जिस तरह की आपकी इकोनॉमी है उसको आप चलाते ही ऐसे हैं। और हमारे यहाँ फिर एक कॉलोनियल रेमिनेंट्स भी है ना, तो कॉलोनी में तो एक्सटॉर्शन होता है ना, तो हम लोग अभी पूरी तरह सिटीजन्स तो हुए नहीं हैं, सब्जेक्ट्स हैं। हमारे तो कवानीन ऐसे हैं जो हमारे आइन में दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे मुतज़ाद हैं। देखिए ना, वो 20 से सन 20 और सन 30 की 20वीं सदी की जो दो दहाइयाँ हैं, अब से 100 साल पहले के, 90 साल पहले के आप कवानीन चला रहे हैं और उन पे आप पाकिस्तान चलाते हैं। वो तो सब्जेक्ट्स को गवर्न करने के लिए बने थे ना। मैं मिसाल दे देता हूँ, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, सेडिशन लॉ है, ब्लास्फेमी के कवानीन है, सब 20s में और 30s में बने थे। हमने बजाय उनको, या फॉरेनर्स एक्ट है 1946 का है गालिबन, तो वो ये सारे कवानीन जो हैं ये उन जिनको बजाय हम इसको रिपब्लिक बनने के बजाय हमने तो एक कॉलोनियल सक्सेसर स्टेट के तौर पे सफ़र को जारी रखा है। अच्छी बातें भी हुई हैं, 73 के आइन में फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, उसमें कुछ नुक्स हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेशंस हैं इनहेरेंट, उनको दूर किया जा सकता है। पार्लियामान का काम यही होता है और अवाम का काम ये होता है कि वो मुतालबा करे, पार्लियामान का काम होता है कि वो उन जो उसमें सुकुम रह गए हैं उनको दूर कर दे। लेकिन हमारे तो जो बुनियादी जो लॉ बुक्स में जो कॉलोनियल लॉज हैं वही आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतज़ाद हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हमने जाना है एक ब्रेक की, बाहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। अच्छा हाय साहब, हम ह्यूमन राइट्स की एक बात करें। ये बताइएगा कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुल्क के अंदर जो है, अब तो एक बहुत उसकी कंसिस्टेंसी जो है, आए दिन कोई ना कोई मसला पड़ा रहता है। हमने अभी पिछले एक महीने में चले जाएँ तो इस्लामाबाद के अंदर सूरत हाल रही। अब जो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, पुलिस जो है, वो सारा कुछ आप क्या देख रहे हैं कि ये हमेशा से, क्योंकि आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है कि जब इस किस्म की एक टेंशन्स हाइटन हो जाती हैं दो सियासी मुखालफिन के बीच में, तो ये चीज़ें एक नॉर्म बन गया है, या तो इतने साल पहले से लेके अब तक हमारे, जैसे आपने कहा कि लीगल सिस्टम के अंदर इतनी तब्दीलियाँ नहीं है, एक कॉलोनियल सिस्टम चल रहा है, क्या पुलिस के अंदर भी इस किस्म की चीज़ है? डू दे हैव कार्ट ब्लांच के जिस शख्स को उनको ऊपर से ऑर्डर हो कि यार इसको आपने पकड़ लेना है और ले आना है बाय एनी मीन्स नेसेसरी, तो ये इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं या ये एक ही सिस्टम चल रहा है पीछे से और आने वाले सालों में हमारी जो यूथ है उनको भी इसी चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा? मेरा ख्याल है चेंजेस आए हैं लेकिन वो खातिर खा नहीं हैं। तब्दीलियाँ तो आई हैं मगर बुनियादी तौर पे वही निज़ाम है, चल उसी तरह रहा है। और अब वो कितने अरसे तक इस तरह चल सकता है ये मुझे नहीं मालूम कि कब तक ऐसे चल सकता है। लेकिन देखें, ये सियासतदानों को भी कुछ मतलब बैठ के बात करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जैसे असूल की बात ये है, उसूली बात कि राना सनाउल्लाह पे केस डाला गया, बंद रखा गया, उनको गलत था। शहरियार आफरीदी को राना साहब बंद कर दें, केस डाल दें, वो भी गलत है। तो टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। तो ये तो सियासी जमातें सारी जो हैं ये इनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। लेकिन मसला ये कि कुछ लोग बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं होते और कुछ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो ये इसमें कुछ सियासतदानों के भी मसाइल हैं। हर मसला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का, फ़ौज का, जुडिशरी का नहीं है। मुकालमा होना चाहिए, बात होनी चाहिए, हल निकालना चाहिए। और ये जो जुल्म है या ये जो है कि जी आपने MNA की, वो ये एक MNA है जो आपको नापसंदीदा है तो आप उसकी बेगम को ले गए, बहन को ले गए, भाई को ले गए, किसी के बेटे को ले गए। ये पहले भी ऐसे ही होता था। आजकल असल में हुआ ही है कि क्योंकि तारीख़ हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जाती तो लोगों को याद नहीं है कि क्या क्या होता रहा है। तो 80 की दहाई में मैं चूँकि बच्चा था तो मैंने तो देखा है कि किस तरह से सहाफ़ियों को क्रिकेट स्टेडियम्स में ले जाके कोड़े मारे जाते थे। हमने ये भी देखा है।
हम ऐसे भी, अभी मेरे एक दोस्त हैं इम्तियाज़ खान, वो यूके में होते हैं, उन्होंने 6 साल किला काटा है, 19 साल के थे जब किले गए, ठीक है, पिंडी में थे, पिंडी के वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे पीपल्स पार्टी के, भुट्टो को फांसी के बाद 6 साल किला काटा है। तो अभी मैंने उनके साथ एक छोटा सा एक पॉडकास्ट किया था, 2 साल पहले की बात है, अली भी थे उसमें शामिल, यानी उसकी प्रोडक्शन में। तो वो पॉडकास्ट में वो इम्तियाज़ रोने लगा तकरीबन ना बीच में, तो वो हमने काटना पड़ा जब मैं इंग्लैंड में किया था। उसने कहा कि जी मैं अपनी तो चोटें भूल गया हूँ, क्योंकि किला काटना, लाहौर का किला काटना कोई मजाक नहीं था। बेनज़ीर ने आके बंद कराया था टॉर्चर सेल्स उसके, भगत सिंह को भी उसी में रखा गया था, और सहाफ़ियों, शायरों, अदीबों से लेके सियासी कारकुनों तक सब उसमें गए, बहुत सारे लोग हैं। तो किले में वो कहता है कि लेकिन मैं रात को सो के मेरी आँख खुल जाती है और मुझे अपने साथियों की दूसरे सेल्स में जब उन पर रात पे तशद्दुद होता था, उनकी जो आवाज़ें थी वो आती, यानी किसी को दिन में मारते होंगे, किसी को रात में मारते होंगे। तो हमारे आप जो बात कर रहे हैं नौजवानों की, उनको किले की तारीख़, पाकिस्तान में किस किस किस्म के टॉर्चर्स होते रहे, गलत हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो आज जो कुछ हो रहा है उसको इस बुनियाद पे जवाज़ फराहम किया जाए कि तो हमेशा से होता रहा है, ये कोई बात नहीं है। उस वक्त भी गलत था, अब भी गलत है, ये एक बुनियादी बात है। और वो कोई भी सियासी जमात हो, किसी भी पाकिस्तान के शहरी के बुनियादी, अगर वो तशद्दुद पर आमादा नहीं है तो आप उसके फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे, फ्रीडम ऑफ असेंबली पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पाबंदी नहीं लगा सकते, न लगानी चाहिए। उससे गैर सेहतमंद समाज जन्म लेता है, एंगर बढ़ता है, वही देख रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने शुरू में भी बात की, आपने बड़ा दो टोक बताया कि जी ये दोहरापन है वेस्ट का, और हमारा भी, लेकिन हम उन्हें फॉलो करते हैं। बिल्कुल, और वो शायद हमेशा से है, लेकिन अब ज़रा खुल के सामने आ गया। लेकिन अब जिस तरह से वही बात हम कर रहे थे कि जी इस वक्त अगर ज़्यादा फंडिंग जा रही होगी तो वो शायद यूक्रेन जा रही होगी। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो फंडिंग थी ह्यूमन राइट्स को लेकर, वो वैसे तो वक्त के साथ बढ़नी चाहिए थी, लेकिन चलें वो बढ़ती ना तो वो उतनी रह जाती, हमारी तो फंडिंग ड्राई अप हुई है। सो इस ऐसा होने की वजह से अब हमारे क्या तासुरात हैं अवाम के इंटरनेशनल डोनर्स के बारे में, ख़ास तौर पे कि हमारी रियासत भी इसमें कन्फ्यूजन का शिकार रही है कि डॉलर्स भी चाहिए लेकिन ह्यूमन राइट्स की मद में भी नहीं चाहिए। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, यानी जैसे जो पैसे आते हैं ना डोनर्स के, उसका वो एक फ्रैक्शन है जो पैसे पाकिस्तान डेवलपमेंट पर, ह्यूमन राइट्स पे तो पाकिस्तान दिलचस्पी नहीं लेता। यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान में नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स का इतना मजबूत, इतना आज़ाद और इतना फ़ाल होना चाहिए और इतना वेल रिसोर्स्ड होना चाहिए कि आपको किसी इंडिपेंडेंट इदारे की ज़रूरत ही ना पड़े। असली बात यह है, आपको ख़वातीन के हकूक़ की तंजीमों की ज़रूरत ही ना पड़े कि नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन और प्रोविंशियल कमीशन जो हैं वो इतने मुस्तहकम और इतने वेल रिसोर्स्ड हों। आप तो कई साल उनकी तनख्वाहें नहीं देते। 3 साल आपने NCHR का चेयरपर्सन ही लगाया था, डिफंक्ट हो गई थी। नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का चेयरपर्सन नहीं लगाते। प्रोविंशियल कमीशन किसी सूबे में फ़ाल हैं, किसी में नहीं है। सिंध में चल रहे हैं, 2-3 ज़रा ज़्यादा हैं, लेकिन नहीं है बाकी जगह। और अगर आप वो देखें चाइल्ड राइट्स कमीशन जो इन्होंने बनाया, तो मैं उसका आपको बताऊं कि तो ये काम आप इसके लिए आपको डॉलर क्यों चाहिए? ये तो हमारे मुल्क का काम है ना। मतलब आप इंसानी हकूक़ की बिल्कुल एक आलमी सूरत हाल है, लेकिन अगर 2,62,00,000 बच्चा हुकूमत की अपनी शुमारियात के मुताबिक स्कूल नहीं जाता, तो ये बरतानिया और अमेरिका का काम है कि वो आपको पैसे दें और आप उन्हें स्कूल में डालें। तो ये तो बुनियादी तौर पर आपकी तरजीहात की बात है। जहाँ तक राइट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, उन पर हमेशा से उनके लिए कम ही फंडिंग रही है। और जैसे हम अपना काम करते हैं, हमारा बहुत सारा काम प्रो बोनो होता है, बहुत सारे हमारी पूरी काउंसिल प्रो बोनो होती है, हमारी मेंबरशिप सारी रज़ाकाराना तौर पे काम करती है, हमारे बहुत से कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो रज़ाकार हैं। और आप में से भी कुछ दोस्तों ने काम किया, आपको अंदाज़ा है कि अगर पैसे देते भी हैं तो दांतों से पकड़ के कितनी मुश्किल से देते हैं। तो राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की कोई इस तरह का ना, जो बड़ी फंडिंग पाकिस्तान में आई है, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स के थ्रू आई है या डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आई है, वो उस तरह का काम है कि जो कि अहम काम है। गलियां पक्की करना, नालियां बनाना, बिजली की तारें खींचना, लोगों को पानी निकास या आब का इंतज़ाम करना, उसके लिए फ़ंडिंग आती है। वर्ल्ड बैंक से भी आती है, क्योंकि उससे लोगों की ज़िंदगी ज़रूर बेहतर होती है,
उनकी मटेरियल कंडीशंस बेहतर होती हैं तो जाहिर है कि, और लिविंग कंडीशंस बेहतर होती हैं तो वो काबिल तहसीन बात है, लेकिन उससे उनके फ़िक्र और शऊर में कोई बराह रास्त इजाफ़ा मुमकिन नहीं होता। वो फिर आप करते हैं उनकी जो तरबियती नशस्तें, तालीम, इंसानी हकूक़ की बात, समाजी, शहरी, माहौलियाती, सकाफ़ती, सियासी, इन तमाम हकूक़ की गुफ्तगू करते हैं ना आप, तो वो तो नहीं, उसके वो कभी किसी को पसंद नहीं आती बात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी वो पूछना चाह रहा हूँ, ये कि आपने एजुकेशन में भी बहुत काम ना सिर्फ किया है बल्कि आजकल भी कर रहे हैं। अच्छा, अब बात ये है कि हम तो ड्राइंग रूम्स में बैठकर तो शायद मजाकन इस किस्म की भी बात हो जाती है कि इस किस्म की एजुकेशन से तो बेहतर है कि ना दें एजुकेशन, ठीक है। अब ये जो आजकल का दौर है, जिस तरह से आपने ख़ुद आइडेंटिफाई किया कि आपने जबली तौर पे शायद पहले से फैसला कर लिया कि मैं इसको पसंद करता हूँ और इसको नापसंद करता हूँ, और उसके बाद फिर आपके सामने आंखें बंद कोई जैसी मर्जी दलील रख दे, आप उस अपनी राय बदलने को तैयार नहीं हैं। तो ये जो हमारी अब एजुकेशन है, मतलब ये किस तरफ जा रही है, हमें क्या इसको चेंज करने की ज़रूरत है, या अब ये एक लॉस्ट बैटल है, अब हम कुछ भी कर ले तो हम जो दुनिया जिस तरफ जा चुकी है हम उसको पकड़ ही नहीं सकते? नहीं, ऐसा नहीं। करेक्ट लाइन, अब ये ब्रेक पे जाना है, इसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, अली का सवाल था एजुकेशन के ऊपर, उसका आपका जवाब। देखें, ये बिल्कुल एक अजीब तरह की बात है कि जी बसंत पे पाबंदी लगा दें बजाय इसके कि केमिकल वाले माजे पे, डोर पे पाबंदी लगाएं। तो ये कहना तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि जी ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो वो लोग कहते हैं जिनके अपने बच्चे HSN और कराची ग्रामर स्कूल और काकूल और अपना हसन अब्दाल और वहाँ चले जाते हैं। उन लोगों का, आम लोगों के बारे में ये ख्याल है कि इनको पढ़ाने का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है कि तालीमी निज़ाम में कुछ नहीं है। देखिए, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के मसाइल हैं, बुनियादी ख़वानगी और बुनियादी जो आप समझे रियाजी जो है, न्यूमरेसी जिसे हम कहते हैं, तो उसके मसाइल हैं पाकिस्तान में। 5वीं जमात तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ख़ास तौर पर सस्ते निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले, छोटे शहरों में, देहातों में, जो 5वीं जमात तक पहुंच के भी किसी एक ज़बान में एक सतर नहीं लिख सकते। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि उन्हें स्कूल ना भेजा जाए, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब ये है कि उनकी तालीम, उनकी ख़वानगी, उनकी न्यूमरेसी बेहतर की जाए, तो मेहनत और कोशिश तो उसके लिए करनी चाहिए। दूसरा बात यह है कि आपका जो निसाब है उसमें भी मसाइल हैं, मगर निसाब से बुनियादी, उससे पहले जो बुनियादी स्किल है, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, द एबिलिटी टू डू सम्स, द एबिलिटी टू थिंक एंड रिस्पॉन्ड, कि भाई मैं सोचूं, रिफ्लेक्ट करूं, जवाब दूं, सोचने की जो यानी सलाहियत है किसी भी सवाल के बारे में, किसी भी काम के बारे में, वो पहले है ना। उसके बाद फिर बच्चा निसाब की बात आती है। तो बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी हो जाए, उसके बाद फिर निसाब को तब्दील करने की ज़रूरत है। निसाब हमारा जो है उसको एक तो अपने अपने इलाके के मुताबिक बनाने की ज़रूरत है। मैं फेडरल बोर्ड के स्कूल में पढ़ता था, और कराची में जिस वक्त मैं पढ़ता था, कराची के जो स्कूल में, वो फेडरल बोर्ड के मातहत था, क्योंकि लोगों के तबादले होते रहते थे, तो वो उस तरह का स्कूल था, कैंट पब्लिक। तो उसका जो निसाब हम पढ़ते थे वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का पढ़ते थे कराची में, और पूरे पाकिस्तान में चूँकि फेडरल बोर्ड ने जो निसाब जारी किया हुआ था वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का था। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है, और ये पुरानी बात है। अब भी आप एक सिंगल, एक यूनिफिकेशन, एक हम लोगों को, मैं उसको कहता हूँ यूनिटरी ऑब्सेशंस हैं। मतलब एक पता न जाने क्यों हम डाइवर्सिटी को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। दूसरे, हम कोई ज़बान नहीं पढ़ाते ठीक तरह। एक तो मादरी ज़बानें तो हम पढ़ाते ही नहीं हैं सिवाय सिंध के शहरों के, और उसमें भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ बस वो एक ऐसे ही है जैसे हमने 3 साल ज़िया साहब के ज़माने में अरबी और उससे पहले फ़ारसी पढ़ी थी। अब तो खैर कुछ नहीं है। दूसरी जो मादरी ज़बानें हैं उनमें चलें, अगर आप इमीडिएटली तमाम निसाब ट्रांसलेट नहीं कर सकते, जो अगर विल हो तो कर सकते हैं वैसे, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आप उसको ज़बान के तौर पे तो पढ़ाएं। तो क्या लुत्फ़ की बात है कि पाकिस्तान की जो ज़बानें हैं हमारी, उनमें PhD आप कर सकते हैं लेकिन स्कूल में नहीं पढ़ते। ये है ना दिलचस्प बात। तो ये आपका तालीमी निज़ाम है।
अच्छा, निसाब में फिर ये है कि आप तारीख़ और जोग्राफिया, मैंने इत्तफाक से अपनी वालदा की किताबें पढ़ी, बचपन में था कि तो वालदा की मेरी पुरानी किताबें 1950s और अर्ली 60s की किताबें थीं, तो उनको जोग्राफ़ी भी पढ़ाते थे, तारीख़ हिस्ट्री पढ़ाते थे, जोग्राफिया पढ़ाते थे, मदनियत सिविक्स का सब्जेक्ट पढ़ाते थे, उनको दुनिया जहान की तफसीली दीनियात का जो कोर्स था, तकाबुल अदयान से लेके और इस्लाम के बारे में तफसीली वो था, वो सब रिड्यूस होके इतनी आपने टेक्स्ट बुक्स कर दी हैं। और या फिर जो बाहर का एजुकेशन सिस्टम आपने यहाँ इम्पोज किया है, इसमें आप बिलियंस हर साल माशाल्लाह वापस इंग्लिस्तान भेजते हैं या अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, तो वो बच्चों की किताबें जो हैं, वो मेरा बच्चा जो है वो लेके जाता था बैग, जो मेरा पुराना जो छोटा एक वो था छोटा वाला जो नहीं होता ट्रैवल बैग, वो भर के, क्योंकि वो उठा नहीं सकता था, तो उसको मैंने वो ट्रैवल बैग दिया, वो ट्रॉली की तरह खींच के स्कूल लेके जाता था। आपने ये जो बड़ी मजेदार अभी तक लेके जाता है, मतलब ये जो रीजनल लैंग्वेजेस की आपने बात की, आप तो तालीम के उसमें कह रहे हैं, हम पिछले एपिसोड में ये डिस्कस कर रहे थे कि क्रिकेट का पाकिस्तान को बहुत शौक है, इंडिया को भी क्रिकेट का बहुत शौक है, वहाँ पर मैच की कमेंट्री रीजनल लैंग्वेजेस में भी चैनल्स पे आ रही होती है, हमारे यहाँ तो कभी नहीं आती। पंजाबी में शायद रेडियो पे किसी एक अदद पे आती है, लेकिन नहीं, वो तो छोटे छोटे जो एफएम स्टेशंस हैं वो कर लेते हैं, लेकिन उसकी कोई नहीं, रीजनल तो उनको कहना भी नहीं चाहिए, वो हम तो उन्हें नेशनल लैंग्वेजेस कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कसीरुल कौमी मुल्क है, उसके मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ज़बानें, कुछ हमारे आपकी तरह के मखलूत लोग हैं, लेकिन लोगों की पूरा एक बैकग्राउंड है, वहाँ बैठ के बातचीत होती है और वो ज़बानें। तो पाकिस्तान में मैंने आपसे कहा था ना, यूनिटरी ऑब्सेशंस हैं, कि वो एक है एक रोल है ना। देखिए, उर्दू का एक रोल जो रेजिस्टेंस में है ना, वो बड़ा तकसीम हिंद से पहले से पूरे शुमाली हिंद में और साउथ में भी, हैदराबाद, दक्कन वगैरह को अगर आप शामिल कर लें, तो वो बड़ा एक यूनिफाइंग रोल है। इसी तरह फैज़ साहब से लेके हबीब जालिब तक से लेके और फहमीदा रियाज तक ये यूनिफायर्स हैं, ये इनकी से किसी को मसला नहीं है। मगर जब रियासत जो देखिए ज़बान राइज होती है, जब आप उसको नाफिज करते हैं ना, तो रिएक्शन होता है और होना चाहिए। और अब तो खैर उर्दू भी फारिग कर दी है, अब तो अंग्रेज़ी है, क्योंकि कोई ना कोर्ट, किसी कोर्ट का कोई डिसीजन सुपीरियर कोर्ट का उर्दू में आता है, ना कोई कानून साजी का बुनियादी ड्राफ्ट उर्दू में शेयर होता है, तो वो तो छोड़ दें आप। लेकिन बहरहाल वो एक उर्दू ने डिवाइडर का काम किया, यानी एक उसने तकसीम किया है लोगों को ना, उसके नफाज ने। ज़बान का क्या है, ज़बान तो सबकी मुश्तरका मिरास होती है, कोई भी ज़बान। लेकिन पाकिस्तान में जो ज़बानें बोली जाती हैं, वो बहुत बड़ा एक संगीन मसला है बच्चों की खानदगी में। आप जब एक बच्चे को, और अगर मेयार तालीम बहुत अच्छा हो, जैसे बच्चा जो है किंडरगार्टन में जाता है और उसका मेयार तालीम किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी सरकारी, पहले तो सरकारी होते थे, वो एक अच्छा स्कूल है तो एक अलग बात है, लेकिन वो मेयार तो नहीं है। तो अब आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं दीर में, उसके पूरे इर्द गिर्द उर्दू सिर्फ बाज़ार में 2 दुकानदार बोलते हैं और आप उसको उर्दू में पढ़ा रहे हैं, तो चलें आप उसको एज अ लैंग्वेज उर्दू भी पढ़ा दें, 5वीं से पढ़ा दें, 6ठी से, बेशक शुरू से पढ़ा दें, लेकिन वो कुरान शरीफ पढ़ता है अरबी में, उर्दू वो क्लासरूम में पढ़ता है, इर्द गिर्द उसके जो है पश्तो बोली जा रही है, और फिर उसको थोड़ी 2-3 साल के अंदर उसको अंग्रेज़ी भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आपकी ना कोई लैंग्वेज पॉलिसी है, ना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की पॉलिसी है प्रॉपर, और ना आपने कोई ये फ़ैसला किया है कि देखिए ना, अगर आपने सारे काम अंग्रेज़ी में करने, तो आप फिर सारे बच्चों को एक ही मेयार की अंग्रेज़ी पढ़ाएं, बिल्कुल, लेकिन अपनी ज़बानों की कॉस्ट पे नहीं। जो सर एजुकेशन की हद तक मेरा एक सवाल था, जो मुझे किसी बंदे ने टोका एक बात पे, जब सिंगल नेशनल करिकुलम का एक चला था इमरान खान साहब के दौर में, तो उसके बाद किसी से मेरी बहस हुई कि मैं उसके फंडामेंटली उसके अगेंस्ट था कि आप ये कर नहीं सकते जो ओवरनाइट करना चाह रहे हैं, वैसे भी उसकी करिकुलम के अंदर भी बहुत मसले थे। तो उसने कहा नहीं, इससे होगा ये कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्रिएट होगी, मतलब सब लोग सब कुछ एक ही पढ़े होंगे। कैसे? मेरा पाकिस्तान में 40% बच्चे तो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की चीज़ें पढ़ते हैं। उन्होंने बाईपास कर दिया सिंगल नेशनल करिकुलम को, दे सेड हम तो नहीं पढ़ाएंगे। और सिंध में भी नहीं चला, सिंध में भी नहीं, कहीं भी नहीं चला। अब आई डोंट नो किस उसकी हैसियत इस वक्त क्या है उस सिंगल नेशनल करिकुलम। अब वो कुछ कोशिश कर रहे हैं कोई यानी सिंगल का नाम निकाल दिया, लेकिन वो एक नेशनल करिकुलम करके तो सिंध को भी तैयार कर लें। वो कुछ अर्से पहले कोशिशें हो रही थी, लेकिन आजकल क्योंकि तवज्जो और चीज़ों की तरफ है। और अगर वो उनकी बात ठीक भी होती तो कितनी ज्यादती थी कि बेसिकली ख्वाहिश ये थी कि अगर कोई 14% बच्चे अच्छी तालीम भी हासिल करें तो उनको भी नीचे ले जाए। नहीं, देखिए बात यह है कि एक तो ये बात है, दूसरी बात यह है कि एक बहुत एक ब्रॉड
डायलॉग देखें, जब आप निसाब पे काम करते हैं या उसमें भी कोई आपने ज़बानों का मसला हल नहीं किया था, कोई आपने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो मैं कह रहा हूँ ना, वो फंडामेंटल क्वेश्चन है पाकिस्तान। यानी एक तो एक्सक्लूजन है बच्चों का कि 2,62,00,000 बच्चे हैं ही नहीं, जो हैं स्कूल में वो क्या सीख रहे हैं, ये दोनों सवाल है ना। तो ये क्वेश्चंस तो उन्होंने रिजॉल्व नहीं किए। अब कोई एक अच्छा अफसर आ जाता है मिसाल के तौर पर, अब हमारे आजकल फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन वानी साहब, वो बड़े डूअर हैं, तो वो अपने तौर पे लगे हुए हैं, लेकिन वो क्या कर, मतलब 400 स्कूल इस्लामाबाद के 800 स्कूल ठीक कर लेंगे ना, जो लाखों स्कूल हैं पाकिस्तान में जो कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो आपको एक इसको, और एजुकेशन इमरजेंसी भी आप कर दें एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज, और तालीम का बजट वही 1.8% और टोटल GDP का, कैसे क्या होगा? तो कहने की बात है ना फिर। तो ये फैसले जो सियासतदानों के करने के हैं कि भाई आप बैठें, आप कुछ 5 से 6% तालीम का बजट होना चाहिए। वी आर वन ऑफ द, हम यानी सबसे कम खर्च करने वाली कौमों में से हैं, मुल्कों में से। बिल्कुल सर, ये तमाम मसले हैं, तो बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वक्त ख़त्म हो जा रहा है। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का, हमें तो बहुत बहुत मज़ा है, बहुत सीखा। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।